वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप स्लाइड पर देख ही पा रहे होंगे, आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और साथ में उसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है ये जल्दी से जल्दी चैप्टर क्या हो जाए, हमारा फिनिश हो जाए। और शायद हमारा कल ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टॉपिक बचा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कल ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस किए जाएं इस टॉपिक से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस क्या है आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यहाँ पर जो एंटायर डीएनए है वो कैसा है हमारा भाई, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसको क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। अगर मैं कहूँ कि स्पर्म की बात करता हूँ, एग की बात करता हूँ, तो उसके अंदर मुझे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो मैं उसको क्या कहूँगा, पूरे डीएनए को मैं जीनोम नाम दूंगा। ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम की अगर मैं बात करता हूँ तो डीएनए के अंदर आपको 23 क्रोमोसोम्स क्या है देखने को मिलेंगे। और ह्यूमन जीनोम के अंदर लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन जीनोम की बात करें तो 3 × 10⁹ बेस पेयर। अगर आपसे ये पूछ लें कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बताओ, 23 पेयर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर 6 × 10⁹ बेस पेयर क्या देंगे, आंसर देंगे। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये 1990 में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था और 2003 में जाके ये खत्म हुआ था। तो ये सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बताया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को क्या किया गया था, सीक्वेंस किया गया था। और साथ में यहाँ पे सभी के सभी जो जीन्स थे उन सबको मैप किया गया था इन ह्यूमन जीनोम। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये किसने किया, तो आप कहेंगे कोऑर्डिनेट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इन्होंने मिलकर क्या किया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सीक्वेंस करने का काम किया। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीनोम क्या होता है। तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, एंटायर डीएनए इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कहेंगे, हम जीनोम के नाम से जानते हैं। और ह्यूमन जीनोम के अंदर डीएनए के कितने होते हैं, तो ह्यूमन जीनोम के अंदर डीएनए लगभग 23 क्रोमोसोम्स के अंदर पैक्ड होते हैं। और ह्यूमन जीनोम्स में लगभग कितने बेस पेयर मिलेंगे आपको, 3 × 10⁹ बेस पेयर। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से पूछा जा सकता है। दूसरी बात आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था 1990 में और खत्म हुआ था 2003 के अंदर, मतलब 2003 के अंदर ये खत्म हुआ था। इसको बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट माना गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को क्या किया, सीक्वेंस किया गया। एंटायर ह्यूमन जीनोम को क्या किया गया था, यहाँ पर सीक्वेंस किया गया था। और ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये कोऑर्डिनेट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा। तो ये पॉइंट्स क्या हैं आपको क्लियर होने चाहिए। मेजर पॉइंट मैंने आपको बता दिए जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दूसरा, अब कोई भी काम है तो उसके पीछे क्या होगा, गोल्स तो होंगे। तो भाई गोल्स क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, पहली बात तो ये थी कि आइडेंटिफाई करना सारे के सारे जो एस्टिमेटेड जीन्स है ह्यूमन डीएनए के अंदर, जितने भी जीन हैं उन सभी को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ये सबसे पहला क्या था, यहाँ पर गोल था। दूसरा गोल ये था कि सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर ऑफ ह्यूमन डीएनए, मतलब ह्यूमन डीएनए के अंदर लगभग 3 बिलियन केमिकल क्या है, बेस पेयर्स मौजूद है, उन सबको सीक्वेंस करना है। और इसके अलावा सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हमें डेटाबेस के अंदर क्या करना है, स्टोर करना है। और एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पर इंप्रूव टूल्स फॉर द डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा एनालिसिस के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, अपने टूल्स को और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। ये वाली बात भी आपको ये क्या है, याद करनी है, क्योंकि ये भी किसमें था, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर ही था। इसके अलावा हमें क्या करना है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर क्या करनी, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, मतलब टेक्नोलॉजीज को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द अदर सेक्टर्स, ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ही क्या है, हिस्सा है। इसके अलावा एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, मतलब इनको भी ध्यान में रखते हुए इनको भी क्या करना है, हमें एड्रेस करना है, ताकि कोई भी इथिकल, लीगल या सोशल इश्यूज खड़े ना हो जाए। ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो गोल्स बताए गए, इसका मतलब यह है कि डीएनए के अंदर जितने भी एस्टिमेटेड जीन है सबको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है,
3 बिलियन बेस पेयर है होते हैं ह्यूमन डीएनए के अंदर, उन सबको सीक्वेंस करना है, सारी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखना है और अपने टूल को इतना ज़्यादा इंप्रूव करना है कि उस डेटा एनालिसिस को आसानी से किया जा सके। और भी बहुत सारे हमारे जो सेक्टर्स हैं टेक्नोलॉजीज के, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा सके। इसके अलावा हमें एड्रेस भी करना है एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को, ताकि ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से हमारा चले, क्योंकि कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी बाधा आती है तो इसका मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वहां पर कंप्लीट नहीं होता। तो इन सभी का ध्यान रखा गया भाई। इसके अलावा जो मेथड्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, दो मेजर अप्रोचेस अपनाई गई थी। एक तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग EST, मतलब ये आइडेंटिफाई किया गया, फोकस्ड ऑन द आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, मतलब वो जीन जो RNA के द्वारा क्या होते हैं, एक्सप्रेस्ड होते हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया गया, उनको ही फोकस में रखा गया, इसलिए इसको कहा जाता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। मतलब वैसे तो जीन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे जीन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो किसी भी पर्टिकुलर मतलब प्रोटीन को क्या नहीं करते हैं, कोड नहीं करते, तो उनको छोड़ दिया जाएगा। बाकी जो कोड करते हैं उन सबको क्या किया गया, यहाँ पर सीक्वेंस किया गया। इसके अलावा सीक्वेंस एनोटेशन, तो मतलब सीक्वेंसिंग होल सेट ऑफ जीनोम कंटेनिंग ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद द फंक्शन। मतलब एक दूसरा तरीका ये था कि भाई पूरे के पूरे जीनोम को क्या कर दिया जाए, चाहे उसमें कोडिंग सीक्वेंस हो या नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो, सब के सब को क्या करना है, यहाँ पर उसको एक प्रकार से सीक्वेंस करना है। जब हम उसको कंप्लीट को सीक्वेंस करेंगे अलग अलग रीजन्स पे, फिर हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके फंक्शंस को क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। तो जो मेथड अपनाए गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वो दो ही थे, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स और सीक्वेंस एनोटेशंस। दोनों के दोनों क्या है, आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, ये वाला हो सकता है कि आपसे पूछ भी ली जाए। इसके अलावा प्रोसीजर क्या था, सीक्वेंस करने का तरीका क्या था, है ना, प्रोसीजर ऑफ सीक्वेंसिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, डीएनए को आइसोलेट करना है सेल के अंदर से। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा, फिर उसके बाद उसको बहुत सारे रैंडम फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाएगा, है ना। तो आपको पता ही है वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डिफरेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या है, आपको रैंडम फ्रेगमेंट्स क्या है डीएनए के देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद क्लोन कराओगे, मतलब होस्ट के अंदर उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवाओगे बैक्टीरिया, यीस्ट के द्वारा। ये क्या वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैक और यैक, ये क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। बैक मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, और वहीं यैक क्या है, तो आप कहेंगे यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। तो ये क्या करते हैं, इनका मेजर फंक्शन ये है कि ये जो भी फ्रेगमेंट्स हैं, जो भी हमें मल्टीपल कॉपीज करानी है, तो एक साथ बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बना के हमें दे सकते हैं। तो सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी फिर हमें फ्रेगमेंट्स की, तो उसको ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर के अंदर डालेंगे, जो कि फ्रेडरिक सेंगर मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। फिर हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे सीक्वेंस को बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन, जहां पर भी ओवरलैपिंग हो रही है ना, उसी को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, और फिर उसके बाद अलाइनमेंट करेंगे सीक्वेंस की कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से। तो ये दो हैं, बैक और यैक, जो क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज मतलब एम्प्लीफिकेशन कराने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो तरीका आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तरीके में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर प्रोसीजर क्या बताया मैंने सीक्वेंसिंग का, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट कीजिएगा सेल के अंदर से, फिर उसके बहुत छोटे छोटे क्या करने हैं, आपको फ्रेगमेंट्स बनाने हैं, जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से आप प्राप्त कर सकते हैं। और फिर उसको जितने भी फ्रेगमेंट जो बने हैं, जो भी यूजफुल टैग्स हैं, तो उन सभी को क्या करोगे, आप क्लोनिंग करोगे उसकी। तो क्लोनिंग करने के लिए बैक्टीरिया और यीस्ट वाले वेक्टर क्या करोगे, आप उनका यूज करोगे, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा एम्पलीफाई किया जा सके, मतलब मल्टीपल कॉपीज उनकी बनाई जा सके। अब जितने भी मल्टीपल कॉपीज बन गई, तो उसका फायदा ये है कि अब जो फ्रेगमेंट्स है ना, तो उनको ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर डाला जाएगा, मतलब फ्रेडरिक सेंगर मेथड के अंदर हम इसका यूज करेंगे। जहां पर भी ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी, उसी को हम क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे और उसको अलाइन करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर। तो ये तरीका होता है कि किस प्रकार से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को यहाँ पर पर्टिकुलर जीन्स को क्या किया जा सकता है, कोड और एम्पलीफाई यहाँ पर किया जा सकता है, मतलब सीक्वेंस किया जा सकता है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं फ्रेडरिक सेंगर, ये जो सेंगर है, इन्होंने यहाँ पर एक मेथड डेवलप किया था जिसका नाम था सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन्स। सेंगर के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ये महान वैज्ञानिक है सेंगर। और इन्होंने डीएनए इज कन्वर्टेड टू फ्रेगमेंट्स एज देयर आर टेक्निकल लिमिटेशंस इन सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीसेस ऑफ द डीएनए। मतलब क्या हुआ
कि डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ना भी बहुत मुश्किल काम था। ऐसा क्यों? क्योंकि डीएनए के बहुत लंबे लंबे सीक्वेंस क्या है यहाँ पर देखने को मिले। अब सिंपल सी बात है, जब इतने बड़े बड़े सीक्वेंस देखने को मिलेगा तो उसको मल्टीपल कॉपीज भी तो करवानी है, तो वो किसके द्वारा करवाई जाएगी? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये क्लोजली किसके थ्रू एसोसिएटेड था? तो हम कहेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो इसका मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी वेयर द एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू फील्ड द बायोलॉजी एंड द मेडिसिन। मतलब ये एक प्रकार से बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जहाँ जो कि बायोलॉजी और मेडिसिन के डिपार्टमेंट में क्या है आपको ये चीजें देखने को मिलती है। ये कहा जाता है कि टोटल कितने क्रोमोसोम सीक्वेंस किए गए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम कहते हैं कि टोटल कितने थे, तो हम कहें आउट ऑफ 24 क्रोमोसोम्स, जैसे कि 22 तो क्या थे? ऑटोसोम्स थे, और इसके अलावा एक्स और वाई क्रोमोसोम क्या किया गया था? यहाँ पर सीक्वेंस किया गया था। और जो सबसे लास्ट में जो सीक्वेंस किया गया था ना, उसका नाम था भाई क्रोमोसोम नंबर 1, जो कि मई 2006 मतलब मई 2006 के अंदर क्या किया था? कंप्लीट सीक्वेंस उसकी हो पाई थी। वैसे तो 1990 से लेकर 2003 तक बताया गया है ना? तो लेकिन आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम 1 कब कंप्लीटली सीक्वेंस हुआ था, तो आप कहेंगे मई 2006 के अंदर हुआ था। तो यहाँ जो डीएनए जो सीक्वेंसिंग है, ये बैक्टीरिया की भी की गई, यीस्ट की भी की गई, इसके अलावा सीनो हैबिटेटस एलिगेंस की भी की गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? निमेटोड कहते हैं, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, इसकी भी सीक्वेंसिंग की गई। ड्रोसोफिला की भी सीक्वेंसिंग की गई। इवन प्लांट्स के अंदर राइस और अरेबिडोप्सिस की भी क्या है यहाँ पर सीक्वेंसिंग की गई। मतलब ऐसा नहीं है केवल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को ही यहाँ पर टारगेट किया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे, उनके जीनोम को क्या किया गया? कंप्लीट सीक्वेंस किया गया। ठीक है जी, तो ये चीजें क्या है आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। अब बारी आती है कि जो सैलिएंट जो फीचर्स है ह्यूमन जीनोम के वो क्या क्या है। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अभी भी फिलहाल जैसे EMRS का जो एग्जाम हुआ था पीजीटी बायोलॉजी का, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन से ये दिया गया था। केवीएस में भी क्या था, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। इवन एस्टेट के अंदर भी हर साल यहाँ से क्या है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको मैं बताता हुआ चलूं कि ह्यूमन जीनोम के अंदर लगभग 3164.7 मिलियन क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं टोटल। ये आपको याद करना पड़ेगा, जो डार्क फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस क्या होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ जो जीन्स हैं वो कितने हैं? 30,000, क्योंकि ये एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का। तीसरा, एवरेज जीन के अंदर आपको लगभग 3000 बेसिस क्या है देखने को मिलते हैं, लेकिन साइज क्या करेंगे यहाँ पर वेरी करते हैं। और सबसे जो लार्जेस्ट नॉन है ह्यूमन जीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉफिन, ये एक्स क्रोमोसोम के अंदर क्या है पाया जाता है, और इसके अंदर लगभग 2.4 मिलियन क्या है बेसिस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि ह्यूमन जीनोम के अंदर लगभग 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन कितने? 30,000। अगर मैं एवरेज जीन की बात करूं तो 3000 बेसिस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन साइज क्या करते हैं? सबके वेरी करते हैं। सबसे बड़े जीन का क्या नाम है? डिस्ट्रॉफिन, है ना, मसल के अंदर पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम्स, और इसके अंदर लगभग 2.4 मिलियन बेसिस क्या है आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये बताया गया कि 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड जो बेसिस होते हैं वो सभी लोगों के अंदर सेम होते हैं। केवल 0.1% ही, मतलब 3 × 10⁶ बेस पेयर ही यहाँ पर डिफरेंस मेक वेरी इंडिविजुअल यूनिक। तो उसमें से भी केवल 0.1% ही जो जिन हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं वो क्या करते हैं? यूनिकनेस शो करने का काम कराते हैं। सबके अलग अलग मिलेंगे भाई, 0.1% जो जीनोम मिलेगा वो सबका अलग अलग मिलेगा, और 99.9% क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड बेसिस सबके सेम मिलते हैं। फंक्शंस यहाँ पर याद रखिएगा, ऑफ आवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स आर अननोन, मतलब आज के दिन भी जितने भी जीन्स डिस्कवर किए जा चुके हैं उनमें से 50% के जो 50% तक अभी भी जो जीन्स मौजूद हैं उनके फंक्शंस आज भी हमें पता नहीं है कि वो क्या किस चीज को कोड करते हैं, क्या फंक्शन है, नहीं पता है। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर लगभग 2968 मतलब 2968 क्या है आपको क्या देखने को मिलेंगे? जीन्स देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 में। और सबसे कम जीन किस में मिलेंगे? वाई क्रोमोसोम में, 231, ये आपको याद रखना है। और ये बताया गया कि लेस देन 2% जो जीनोम है वो क्या करते हैं? प्रोटीन को कोड करने का काम करते हैं।
मतलब 100% में से भी केवल 2% ही ऐसा जीनोम है जो क्या करता है, प्रोटीन को कोड करने का काम करता है। तो ये सैलिएंट फीचर्स हैं जो आपको क्या करने हैं भाई, याद करने हैं। ये इंपॉर्टेंट वन है, ये वाली स्लाइड्स याद रखिएगा कि मैक्सिमम एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है। अब इसके अलावा ये 2 पॉइंट और आपको याद कर लेना है। तो मतलब वेरी लार्ज पोर्शन जो ह्यूमन जीनोम का है वो रिपीटेड सीक्वेंसेस का देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा VNTR सैटेलाइट क्रोमोसोम के बारे में, जैसे ऐसे होता ना, ये मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, तो इसके बिल्कुल टीलोमियर रीजन के ऊपर क्या है, आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस देखने को मिलती है। ये सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्शंस है इनको क्या कहा जाता है, सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। इनको कहा जाता है भाई सैटेलाइट डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए के अंदर क्या देखने को मिलते हैं आपको, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स क्या है आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो सीक्वेंस हैं ये भाई सबके अंदर आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। दीज आर द स्ट्रेचेज ऑफ द डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम, जो कि लगातार क्या है आपको रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। जैसे हो सकता है AG इस तरीके से रिपीटेड फॉर्म में मिल जाए, या फिर आपका देखने को मिल जाए भाई ATGC है ना, ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। रिपीटेड फॉर्म कोई भी हो सकती है। दे हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, इनके डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे रिपीटेड सीक्वेंसेस के। दे शेड लाइट ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक एंड इवोल्यूशन। तो कहने का मतलब ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, डायनामिक्स और इवोल्यूशन को क्या करते हैं, शो ऑफ करने का काम करते हैं। एक प्रकार से उनके ऊपर प्रकाश डालने का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा लगभग ये बताया गया है कि 1.4 जो मिलियन जो लोकेशंस है ना, वो सिंगल बेस्ड डीएनए क्या है आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ऐसा क्या भाई, तो इनको कहा जाता है SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब स्निप्स, शॉर्ट फॉर्म में स्निप्स के नाम से हम जानते हैं। और ये हेल्प करते हैं ये बताने में, फाइंड द क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर द डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब एक तो बीमारियों के बारे में पता लगाने में हेल्प करते हैं SNPs का, और दूसरा क्या है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पर इनसे क्या किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। तो भाई ये था हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मोटा मोटा आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इससे पहले आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, साइलेंट फीचर्स आपको याद करने हैं। ह्यूमन जीनोम के 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, 30,000 तक क्या है टोटल नंबर ऑफ जीन्स, 3000 बेसिस ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिलता है। साइज वेरी करता है। सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है, उसमें लगभग 2.4 मिलियन बेसिस क्या है आपको देखने को मिलेंगे। 99.9% क्या होता है, लोगों के अंदर न्यूक्लियोटाइड बेसिस सेम होते हैं, केवल 0.1% क्या मिलेंगे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। ये बताया गया कि 50% से भी ज्यादा जो जीन हैं जो आज के दिन डिस्कवर हो चुके हैं, उनके फंक्शंस के बारे में आज भी हम कुछ नहीं जानते। और क्रोमोसोम नंबर 1 की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जीन पाए जाते हैं 2968। और ये भी ध्यान रखना कि 2006 में क्या हुआ था, ये कंप्लीटली सीक्वेंस हुआ था। और वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन्स देखने को मिलते हैं 231। ठीक है भाई, लेस देन 2% जीनोम ही क्या करते हैं, प्रोटीन को कोड करने का काम करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन जीनोम के अंदर बहुत बड़ा जो पोर्शन है रिपीटेड सीक्वेंसेस का आपको देखने को मिलता है। अब डीएनए के अंदर ये सीक्वेंसेस आपको रिपीटेड फॉर्म में क्या है देखने को मिलते हैं। ये कोई भी कोड क्या नहीं करते, फिक्स नहीं करते। तो इसका मतलब ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, डायनेमिक और इवोल्यूशन के ऊपर क्या करते हैं, प्रकाश डालने का काम करते हैं। इसके अलावा आपको ये चीज याद करनी है कि 1.4 मिलियन लोकेशंस डीएनए के अंदर क्या है आपको देखने को मिलती हैं, जिनको हम सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस के नाम से जानते हैं। मतलब SNPs बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर स्निप्स के नाम से जानते हैं। और ये हमें हेल्प करते हैं क्रोमोसोम की लोकेशंस बताने में। क्रोमोसोम की जो लोकेशन है कहाँ पर, मतलब डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस देखने को मिले, या फिर कहाँ पर ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता लगाया जा सकता है, ये सारी चीजें हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज केवल मैं एक ही क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको क्या करना है भाई, इसका जो आंसर है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि भी BAC स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल केस, या फिर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बोनस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या फिर ब्राइट आर्टिफिशियल केस। अगर आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने ये मेरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखी है तो आप इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है जवाब दे पाएंगे। तो भैया इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।